स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग एमओएस की क्लासेस कवर कर रहे हैं और ये क्लास जनरली आज होने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल पे जो इतना प्यार दिया है और इतने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो और सारे फ्रेंड्स जो इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको एक बार जोड़ने की कोशिश करिए, उनको इस चैनल के बारे में बताइए और बताइए कि यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो आज आइए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। और टॉपिक शुरू करते हैं तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टडी किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रेस, क्रीप, फटीग, हार्डनेस, टफनेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड चैप्टर से, जो आपका मेनली पहला चैप्टर जब शुरू होता है। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैटर कैसे होते हैं और मैटर का इंट्रोडक्शन या फिर मैटर को चेक किस किस बेसिस पे किया जा सकता है। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना ये एमओएस का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर, यानी कि फोर्स। फोर्स क्या होता है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। फोर्स के बारे में जब हम लोग छोटे क्लास में स्टडी करते हैं तो और सारे, जैसे आप लोगों के भी मन में क्या आ रहा होगा फोर्स के बारे में, जैसे ही फोर्स के बारे में बोला गया तो जनरली सबसे पहले लोगों के मन में क्या आ रहा होगा कि एक्सटर्नल पुश और पुल। अब इतना जब आप कहते हैं तो क्या होता है, आपके मन में आता है तुरंत फोर्स के बारे में, फोर्स इज एक्सटर्नल पुश और पुल। तो क्या अगर इंटरनली फोर्स अगर जनरेट हो तो क्या अगर स्ट्रेस के बारे में बात करें तो वो फोर्स नहीं है, वो भी तो एक तरह से फोर्स ही है। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स भी तो जनरेट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बॉडी है और हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाते हैं तो इंसान की तरह क्या होती है, बॉडी की भी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने शेप में या साइज में चेंज होने का अपोज करती है और एक तुरंत रिस्टोरिंग फोर्स इसके इक्वल एंड अपोजिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। हाँ, इतना होता है कि अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स कम हो जाता है और हम उसके शेप और साइज में क्या करते हैं, चेंजेस ला लेते हैं। बट शुरुआती स्टेज में क्या होता है कि वो जल्दी चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप ही प्लास्टिक को अगर खींचना शुरू करें, मैं इसको खींचना शुरू करूं तो शुरुआती स्टेज में क्या होगा, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट कर रही है, यानी मेरे फोर्स को निगलेक्ट करती जा रही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और टूट जाएगा, तो वैसे ही क्या है, अब एक्सटर्नल पुश और पुल फोर्स है तो ये क्या है, ये भी तो, इसको भी तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है। तो आइए देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स, मान लीजिए कि बल क्या है। बल की बात करें तो एक एक्सटर्नल एजेंसी है। एजेंसी से मतलब क्या है कि एक्सटर्नल एक फैक्टर है जो क्या करता है, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है, स्टेट चेंज कर देता है या स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है। अब आपको पता होगा स्टेट कितने तरह के होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। अगर किसी भी पिंड की बात करेंगे तो पिंड किस अवस्था में होगा, या बॉडी किस अवस्था में होगी, स्टेट में होगी, या तो वो रेस्ट में होगी। रेस्ट में मतलब क्या होगा कि रेस्ट का मतलब कि वो मोशन नहीं कर रही होगी, यानी कि उसके उसके शेप और साइज में क्या होगा, टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। और दूसरा क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन, यानी कि टाइम के साथ उसका सब्जेक्टिव है या फिर वो जगह है, उसका क्या होगा, टाइम के साथ उसके में चेंजेस आते होंगे। यानी कि वो फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि इन दोनों को चेंज करने की कोशिश करता है या फिर चेंज कर देता है। करने की कोशिश से मतलब क्या है, आप लोग कहोगे कि जैसे ही फोर्स लगाएंगे उसमें क्या होगा, चेंजेस शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने फोर्स लगाना शुरू किया उसके अंदर चेंजेस आ गए, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार, जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हैं और दीवार के ऊपर फोर्स लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उस पर फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं। अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा हो तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। और अगर एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा फोर्स उसके अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा और हम उसको जनरली गिरा देंगे, तो वो टाइम क्या होता है कि वो टाइम होता है आपके उसके रिस्टोरिंग फोर्स से आपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया। यानी कि फोर्स, वो भी फैक्टर फोर्स में ही आते हैं जब हम उसको ट्राई टू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखते हैं, फोर्स क्या है। फोर्स है एक एक्सटर्नल एजेंसी, इसका डिफिनीशन है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी अब एक्सटर्नल एजेंसी है तो कैसा है, विच ट्राई टू
ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अब स्टेट ऑफ बॉडी चेंज कर रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स अब ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी कर रहा है यानी कि स्टेट को चेंज कर रहा है, इट मीन्स इट प्रोवाइड्स बॉडी टू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या करता है कि बॉडी को या तो उसके साइज में चेंज, उसके फैक्टर में चेंज लाके उसको क्या करेगा, मोशन से रेस्ट की कंडीशन में लाएगा, या तो उसको क्या कर देगा, रेस्ट से मोशन की कंडीशन में लाएगा। और इसके बारे में, फोर्स के बारे में और दूसरी चीज हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी फोर्स क्या होता है, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से क्या मतलब है, अभी हम लोग फोर्स के बारे में ज़्यादा एनालाइज करेंगे नीचे, तो हम लोग जानेंगे कि फोर्स की क्या होती है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है। आप लोगों ने क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो इसमें देखेंगे कैसे मैग्नीट्यूड होता है और कैसे डायरेक्शन होता है। तीसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। एसआई सिस्टम में न्यूटन है, न्यूटन, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। न्यूटन को रिप्रेजेंट करते हैं हम कभी भी कैपिटल एन से। और इसकी अगर सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट देखें तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है डाइन। इसकी यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, डाइन। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये डाइन और न्यूटन के बीच में रिलेशन क्या है। तो डाइन और न्यूटन के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये होता है रिलेशन। अब इस रिलेशन को अगर हम डिराइव करने की कोशिश करें कि ये रिलेशन कहाँ से आया, तो इसको हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। और मास की यूनिट क्या होती है, kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये क्या है, एसआई सिस्टम में है, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में है ये यूनिट। तो इसका क्या, एसआई सिस्टम में क्या हो रहा है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही यूनिट अगर हम लेने लगे उसको सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, अगर सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन है, और डाइन को सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, केजी का हो जाएगा ग्राम, और मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। अब 1 केजी का क्या होगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर में हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 2। अब 1 केजी न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर माने मतलब कि ये हो गया 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन कहते हैं। तो यहीं से आ गया रिलेशन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये हो गया एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम के बीच में रिलेशन। अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इसके बाद से हमारा आता है जो अगली चीज़ आती है, वो क्या है कि ये फोर्स होता है। तो फोर्स को हम लोग जनरली एनालाइज किस बेसिस पे करेंगे, फोर्स को एनालाइज करेंगे कि फोर्स को समझने के लिए हमको जो एनालाइज करने के लिए थिंग्स चाहिए वो क्या चाहिए, देते हैं हेडिंग, नीड्स टू एनालाइज, नीड्स थिंग टू एनालाइज अ फोर्स। ठीक, अब सबसे पहला हमें क्या पता होना चाहिए, फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सबसे पहली चीज हमको पता होनी चाहिए कि फोर्स है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितना है उसका। अब मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड से मतलब ये है कि कितने अमाउंट में फोर्स उसके ऊपर लगाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ये बॉडी है और बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन से, तो अब इसमें मैग्नीट्यूड क्या है 10।
अगर हमको ये ना पता हो कि ये फोर्स कितना लगाया जा रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो हम उस फोर्स के बारे में क्या एनालिसिस कर पाएंगे? क्या हम जान पाएंगे कि वो खींचेगा, नहीं खींचेगा, या फिर वैसे ही वर्क करता रहेगा? तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड पता रहे किसी भी फोर्स का, कि वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। दूसरी चीज़ हमको पता होना चाहिए फोर्स के लिए, जो सबसे कॉमन चीज़ है और सबसे जरूरी चीज़ है, वो क्या है? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है भैया? फोर्स कभी भी लगेगा तो जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और सामने वाली दीवार को धक्का देने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? या तो अपने ऑपोजिट साइड में उसको धक्का दोगे, या तो अपने सेम साइड में उसको खींचने की कोशिश करोगे। तो वो क्या हो गया, उसमें कोई ना कोई दिशा तो हो गई ना भैया। जैसे हम लोग इधर से उधर की तरफ ढकेलने की कोशिश करने लगे या फिर उसके ऊपर धक्का लगाने लगे, तो क्या हो गया, उसके ऊपर तो एक फोर्स जनरेट हो गया, उसको कहते हैं डायरेक्शन, यानी कि एक दिशा में उसको फोर्स लगाया जा रहा है। तीसरी चीज क्या है उसके ऊपर? तीसरी चीज है पॉइंट ऑफ एक्शन। अब पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ एक्शन से मतलब क्या है हमारा, कि जैसे ही हम कहीं पे भी अगर वर्क करना स्टार्ट करें फोर्स पे, तो एक वो पॉइंट होगा जो हमारे डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा। अगर हम इस यहाँ पे बात करें तो फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे, यानी कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? फोर्स एक्शन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स अपना एक्शन करता हो, अपना काम करता हो, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। और पॉइंट ऑफ एक्शन के बाद से जो सबसे लास्ट चीज है वो क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया, ये सीधा पॉइंट होगा जिसपे फोर्स जल्दी और ज्यादा लगेगा, रैपिडली, तो उसको क्या कहते हैं? वो जिस लाइन में फोर्स एक्ट करता हो उस लाइन को कहते हैं क्या? लाइन ऑफ एक्शन। और इसके अलावा एक और चीज होती है, अगर फोर्स को सीधा ना लगा के किसी भी एंगल पे लगा दिया जाए, तो फोर्स को समझने के लिए हमारे पास एंगल का भी होना भैया उतना ही जरूरी है। क्योंकि मान लो कि अगर इस पे से इधर से फोर्स लगाया जाए या इधर से फोर्स लगाया जाए, तो हम कैसे भी पता कर पाएंगे कि इसकी वर्किंग कितनी होगी या फिर क्या इफेक्ट पड़ेंगे इस बॉडी के ऊपर? तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। हमारे पास किसी भी फोर्स को एनालाइज करने के लिए या फोर्स की वर्किंग समझने के लिए हमारे पास 5 फैक्टर होने सबसे ज्यादा कंपलसरी हैं। अब कंपलसरी होने के बाद जब हमको इतना पता चल गया, तो हम स्टडी करते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप ऑफ फोर्स की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले फोर्स होते कितने टाइप के हैं? फोर्स तो भैया मेनी बेसिस पे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे उनको अपने मॉस यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बेस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। पहला तो टेंसाइल फोर्स, पहला हो गया। दूसरा है कंप्रेसिव फोर्स, और तीसरा है जो लास्ट है वो है शियर फोर्स। पहला देखते हैं, सबसे पहले टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल मतलब आप लोगों ने जनरली नाम सुना होगा टेंशन का। टेंशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। टेंशन मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए कि आपके ऊपर चारों तरफ से बहुत सारे दबाव आने लगते हैं। मान लीजिए आप किसी क्लास में फेल हो जाते हैं या फेल होने वाले हैं। मान लीजिए, जैसे छोड़िए उसका एग्जाम्पल, एक नॉर्मली पॉजिटिव एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पेपर्स होने वाले हैं, आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, परसों आपका पेपर है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? अगर मान लीजिए कि मैं फेल हो जाता हूं तो मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मम्मी पापा की इज्जत का क्या होगा, मेरी जो ऐसी रेपुटेशन है समाज में चारों तरफ हर लोगों के सामने, उसका क्या होगा? तो हमारे ऊपर क्या होते हैं, कई तरफ से तनाव होने लगते हैं, इनके बारे में सोचने लगते हैं, उधर भी सोचने लगते हैं। यानी कि हमारा जो ये दिमाग होता है उसमें इधर से भी मान लीजिए ये है मम्मी पापा, आप सोच रहे हो मम्मी पापा का क्या होगा, मतलब ये हो गए आपके मॉम डैड, ये हो गए। आप क्या सोचोगे कि मेरी भाई की जो इज्जत है, वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा था, अब तो मैं तो गधा बनता जा रहा हूँ, फेल होता जा रहा हूँ, तो ये आपकी भाई की इज्जत ये भी जाने लगी। साथ में आप क्या सोचोगे, आपके रिलेशन के लोग क्या सोचेंगे, फिर आप क्या सोचोगे, मुझे तो लाइफ में जॉब भी नहीं मिल पाएगी। तो अब क्या होगा, जॉब भी नहीं मिल पा रही है आपको, जॉबलेस हो जा रहे हो आप। तो अब क्या होगा, यही आपको चारों तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसी को जनरली इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स हम लोग क्या कहते हैं, टेंसाइल फोर्स। अब टेंसाइल फोर्स का मतलब क्या है कि एक बॉडी पे फोर्स तो लगे भैया, एक बॉडी पे फोर्स तो लगे,
लेकिन वो इक्वल भी हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगे और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगे और दोनों एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करें तो उसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में करें तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स इज ए फोर्स विच पॉइंट अवे फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ एक्शन। यानी कि पॉइंट ऑफ एक्शन से मतलब क्या है कि यहाँ पे कहाँ पे फोर्स वर्क कर रहा है, इस पॉइंट में मान लीजिए कि एक बीच में हम पॉइंट लेते हैं तो इधर वाला इधर कर रहा है, इधर वाला इधर कर रहा है, इधर भी तो इफेक्ट जनरेट कर रहा होगा और वही सेम इधर भी कर रहा है। यानी कि इनका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, एक दूसरे से सीधा अलग अलग है। तो ये क्या है, टेंसाइल फोर्स है। यानी कि ये चारों तरफ से हमको टेंशन देने की कोशिश करते हैं। टेंशन मतलब तनाव, और तनाव मतलब कि हम दोनों तरफ से तीनों तरफ से खींचने की कोशिश करें जब भी, तब भी क्या होता है, तनाव होता है। तो तनाव होता है तो भैया इसको लिखने की कोशिश लिखते हैं कि टेंसाइल फोर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो टेंसाइल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि अ फोर्स विच पॉइंट ऑफ एक्शन इज अवे फ्रॉम its a force which act, सॉरी इसको लिखते हैं a force which act away from a point of action। ठीक, इसको क्या कहते हैं कि वो एक प्रकार का ऐसा बल है जो एक दूसरे से अवे काम करता है पॉइंट ऑफ एक्शन से। इसको समझने के लिए नॉर्मली हमारे पास ये है फिगर, और हम दोनों हम क्या करते हैं, इधर भी पी फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी पी फोर्स लगा रहे हैं। अब इसको देखें तो इसको अलग भाषा में क्या कहा जा सकता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे लिखेंगे इट्स ऑल्सो कॉल्ड पुल्ड फोर्स या पुल फोर्स कह सकते हैं। ठीक, मतलब क्या किया जा रहा है, एक दूसरे से पुल करने की कोशिश की जा रही है इसी के द्वारा। तो इसको और शब्दों में क्या कह सकते हैं, पुल फोर्स कह सकते हैं। इसके अलावा अगर नीचे अब हम देखने की कोशिश करें कंप्रेसिव फोर्स की, इसको डस्ट करके, तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है। अब कंप्रेसिव का मतलब क्या है कि वैसे एकदम सेम है बट क्या है अंतर, एक्शन का अंतर है। क्या है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ कोशिश करें, यानी कि कंप्रेस करने की कोशिश करें, यानी कि उसको दबाने की कोशिश करें, तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स को डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, सेम डिफाइन करेंगे, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा, कि डिफरेंस होगा कि भैया क्या हो, टुवर्ड्स इट्स पॉइंट वर्क करें। अ फोर्स विच पॉइंट ऑफ एक्शन ए फोर्स नहीं हुआ, टू फोर्स विच पॉइंट ऑफ एक्शन इज टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंप्रेसिव फोर्स। अब एक दूसरे की तरफ काम करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। अब कंप्रेसिव फोर्स मतलब कि क्या है, जैसे मान लीजिए कि कई बार आप लोगों ने WWE देखा होगा, तो उसमें क्या देखा होगा कि कई सारे रेसलर्स इतने मजबूत होते हैं कि वो फुटबॉल को भी फाड़ देते हैं दोनों हाथों से दबा करके, जैसे कि खली ने कई बार किया है ऐसा, या फिर बिग शो ने किया है। तो जैसे वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि मटेरियल अब सहन नहीं कर पाता है भैया फोर्स, वो भी तो कुछ बना हुआ है किसी भी चीज़ से। तो मान लीजिए कि दोनों का सेम फोर्स लगाते हैं दोनों हाथों से। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो कि वो एक हाथ से ज़्यादा फोर्स लगाएं और दूसरे हाथ से फोर्स ही ना लगाएं, तो ऐसा होगा भैया इधर की तरफ सरक जाएगा या फिर इधर की तरफ चला जाएगा। तो मतलब दोनों तरफ से क्या हो, सेम फोर्स लगाए जाए, तो उसको कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स। और तीसरा जो आता है हमारा पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है शियर फोर्स। अब अगर आप लोगों ने शियर फोर्स को ढंग से समझ लिया, तो शियर फोर्स को समझने के बाद आपको क्या होगी, आसानी होगी पूरे फोर्स की एनालिसिस और आपको स्ट्रेस समझने में। शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स मान लीजिए कि आप लोगों ने तो इतना पढ़ लिया भैया, फोर्स तो होता है क्या, एक तो दबाने की कोशिश करता है,
दूसरा खींचने की कोशिश करता है। अब तीसरा है भैया शियर फोर्स। अब मान लीजिए कि ऐसा हो, ये एक बॉडी है, बड़ी बॉडी है, बड़ी बॉडी पे क्या हो रहा है, एक तो इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है और दूसरा लगाया जा रहा है इधर की तरफ, ठीक। अब बॉडी क्या होती है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करें तो ये बुक है, अगर इस पे इधर की ये बुक है, मान लीजिए कि इस पे अगर हम इधर की तरफ से ऊपर से बल लगाने की कोशिश करें उधर और नीचे वाले फैक्टर से बल लगाने की करें दूसरी तरफ, तो ये क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, अगर मान लीजिए ये बुक है तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, बढ़ के आगे आ जाएगा इधर की तरफ, और जो इधर वाला पोर्शन होगा वो वहीं पे रह जाएगा। यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे, चेंज हो जाएगा ना स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्योंकि वो वाला फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाएगा तो इसके एनालिसिस को देखते हैं, एक बार फिर से आपको फिर से फिगर बना के समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है एक बॉडी, ठीक, इसके ऊपर इधर से फोर्स लगाया गया, इधर से भी फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाया गया तो क्या हो गया, इसके शेप में ऐसे चेंजेस आ गए। अब ये बॉडी हो गई आपकी ऐसी, हो गई शियर अप होने के बाद ये बॉडी हो गई इस शेप की। अब इस शेप की तो बॉडी हो जाएगी आपकी। अब ऐसा हो गया तो क्या हो गया, आपके पास देखने को क्या मिला कि ये जो एक इसका बीच का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जो ऊपर वाली लेयर होगी, मान लीजिए ये ऊपर वाली लेयर है जिस पे ऊपर फोर्स वर्क कर रहा है, और ये नीचे वाली लेयर है जिस पे नीचे फोर्स वर्क कर रहा है। मान लीजिए ये ऊपर वाली लेयर हो गई, ये हो गई आपकी नीचे वाली लेयर जिस पे नीचे वाला फोर्स वर्क कर रहा है इधर की तरफ, और ये फोर्स वर्क कर रहा है इधर की तरफ। यानी कि जो पहले ये था, अब सड़क के कहाँ पे आ गया, ये ऐसे हो गया, यानी कि इसका पोर्शन कुछ इधर की तरफ चला गया, उसका पोर्शन उधर की तरफ चला गया। यानी कि बीच में से क्या हो रहा है, शियरिंग स्टार्ट हो जा रही है, यानी टूटना स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, शियर फोर्स। यानी कि ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी पे लगाने के बाद से उसके अंदर शियर अप स्टार्ट कर दे, यानी कि उसको तोड़ने स्टार्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं, शियर फोर्स। और इसको इसकी वर्किंग के बेसिस पे ही डिफाइन किया गया है कि अ फोर्स विच एक्ट्स टेंजेंशियली और परपेंडिकुलरली ऑन ए सरफेस अंडर कंसिडरेशन, उसको क्या कहते हैं, शियर फोर्स कहते हैं। तो इसको लिखेंगे अ फोर्स विच एक्ट टेंजेंशियली और टेंजेंशियली के अलावा क्या, पैरेलली ऑन अ सिस्टम। पैरेलली कहाँ पे काम करता हो, एक सरफेस पे, ऑन ए सरफेस। तो उसको क्या कंसीडर करते हैं हम, उसको कहते हैं हम शियर फोर्स, अंडर कंसिडरेशन शियर फोर्स। अब वही है, जनरली आपको एग्जांपल में यही समझना है, ये इधर की तरफ चेंज करता है और वो उधर की तरफ, यानी कि टेंजेंशियली ये काम कर रहा है। नॉर्मली भी काम कर सकते हैं, यानी कि ये वाला इधर की तरफ और ये वाला इधर की तरफ, तो कभी भी क्या होगा, ये शियर फोर्स होंगे। अब आते हैं आज के अपने